हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम 3.2 जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने 3.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में बचे हुए जो कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के पहले के वीडियोस यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 2/2 की मैट्रिक्स है, और i हमारे पास एक 2/2 का ही तत्समकाव्य आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमको प्रूव करना है कि भाई i प्लस a जो है वो i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये एक नई मैट्रिक्स दी है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, i के बारे में जानते हैं। i क्या है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगी, i 1 0 0 1 होगी। ठीक है, पहली बात। अब हम क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड लेते हैं, देन एक बार राइट साइड लेंगे और दोनों को हम दिखा देंगे कि दोनों इक्वल आ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, i प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, i क्या है हमारे पास 1 0 0 1 प्लस a कितना है हमारे पास, a हमको दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, अब जानते हो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक नई मैट्रिक्स विच इज 1 प्लस 0 1 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा ये। ठीक है बात। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड में हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो i माइनस ए एक हमको मैट्रिक्स दी हुई है और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है जो एक नई मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, तो i माइनस ए ये जो मैट्रिक्स है उसमें i क्या है 1 0 0 1 माइनस a कितना है, a यही 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो ये हमारी हो गई i माइनस ए मैट्रिक्स। अब इस i माइनस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है बात। तो अब देखिए i माइनस ए क्या हो जाएगा, ये भी एक नई मैट्रिक्स ही बनेगी, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। सिमिलरली 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है बात, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना तो जानते ही हो, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 2/2 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस
टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। सिमिलरली फॉर हम सेकेंड रो करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस में वन इंटू साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा। ठीक है। सिमिलरली माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस वन इंटू कॉस अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बात। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा। कॉस अल्फा प्लस में टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा फर्स्ट, यहां यदि मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। यहां यदि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, साइन अल्फा को पहले लिख दूं, तो साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। और सेकेंड वाले को भी यदि मैं रीअरेंज कर दूं तो कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है बात। तो अब यदि मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पास जो ये एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये दोनों सेम है। ठीक है। सिमिलरली यहां पास जो एलिमेंट है और यहां पास जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट सेम है, बस हमको उनमें माइनस का अंतर दिख रहा है, एक जगह माइनस है दूसरी जगह माइनस नहीं। तो यदि मैं इन चारों में से दो को अलग से सॉल्व करके फिर वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे लिए क्या है, इजी हो जाएगा। ठीक है। मेरे लिए मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनने को समीकरण नंबर 2 दे दिया, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहां हम कुछ फॉर्मूलों का यूज करेंगे। वो फॉर्मूले कैसे हैं, पहले तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखो। कॉस टू थीटा के हम यहां दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एक करेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और दूसरा करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन टू थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। इन चारों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। यहां हम जहां टू थीटा ले रहे हैं उसकी जगह अल्फा है और जहां थीटा ले रहे हैं उसकी जगह अल्फा बाई टू है, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है। तो अब देखिए कॉस अल्फा की जगह मैं यहां सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो क्या मिलेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, जहां अल्फा है वहां टू थीटा और जहां थीटा है वहां अल्फा बाई टू, तो यहां होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लेना है हमको, अल्फा बाई टू। ठीक है बस। प्लस टेन अल्फा बाई टू की जगह हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा की जगह साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है बात, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब आप देख सकते हो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा हो जाएगा कैंसिल, और साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू मिलके क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई। अब आप देख सकते हो ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है और ये माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, हमको वन बचेगा। ठीक है बात। तो ये हुआ पहली चीज। अब अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली टर्म लेते हैं। तो सेकेंड वाली टर्म है साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है। तो अब यहां साइन अल्फा की जगह हम सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू
इंटू कॉस अल्फा बाई, ठीक है, माइनस टेन अल्फा की बाई टू की जगह लगा देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब कॉस अल्फा की जगह यहां पास हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस अल्फा की जगह पहला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ठीक है। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, ये बाहर माइनस का था तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है बात। अब देखिए ये कॉस अल्फा बाई टू से एक कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस, अब देखिए साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू दोनों मिल जाएंगे तो ये बचाए बनाएंगे टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कुछ हो नहीं सकता, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, टेन अल्फा बाई टू, ठीक है बात। अब देखिए ये और ये दोनों सेम चीजें हैं और अपोजिट साइन की, तो कट गई, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास टेन अल्फा बाई, ठीक है बात। अब देखिए हमने पहली वैल्यू निकाली वन, तो हम दोनों डायगोनल में मतलब वन वन प्लेस पे और टू टू प्लेस पे वन रख देंगे और बाकी दोनों प्लेस पे क्या रख देंगे, टेन अल्फा बाई टू। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आरएचएस बराबर क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड वन, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है बात। तो अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर थ्री जो है वो इक्वेशन नंबर वन के बराबर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर वन और थ्री तीनों दोनों बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री क्या मिलेगा हमको, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। मतलब क्या, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बात। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। हमने एक चीज यहाँ पास इसलिए की, हमने यहाँ चीजें निकाल के अलग से सॉल्व इसलिए की क्योंकि यहाँ हम मैट्रिक्स में करेंगे तो बहुत लेंदी और बड़ी मैट्रिक्स हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो उसीलिए हमने उसको बाहर कर दिया। और यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों टर्म एक जैसी है, तो हमको वही वही चीज दो दो बार लिखना पड़ता, जो कि हमने उसको ओवरकम कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर टू देने की जगह उसी के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ी मैट्रिक्स बन जाती है ना। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह के प्रयोग से हमको यह निर्धारित करना है कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए हो और दूसरा क्या क्वेश्चन है 2,000 रुपए हो, ठीक है। तो पहले देखिए
हमारे पास क्या है, 30,000 रुपए टोटल है, उसको हमको दो विभिन्न बॉन्डों में बांटना है। प्रथम बॉन्ड में 5% ब्याज मिलती है, दूसरे बॉन्ड में 7%। हमको एक साल की टोटल ब्याज कितनी चाहिए, एक बार चाहिए 18,000 रुपए और दोबारा चाहिए है 2,000 रुपए। ठीक है बात, ये हमारा क्वेश्चन दिया होगा। तो सबसे पहले यदि हम सिंपली देखें तो यदि मैंने मान के चलिए फर्स्ट बॉन्ड में x रुपए निवेशित किए हैं, तो दूसरे बॉन्ड में स्वाभाविक सी बात है कि 30,000 माइनस x रुपए निवेशित होंगे। ठीक है, अब इस पर 5% ब्याज है और इस पर 7% ब्याज है। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों का ब्याज निकाल लूं, ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा, जो भी रुपए है उसका गुणे में 5%। अब इन दोनों को ब्याज को ऐड कर दूं तो एक बार आंसर आना चाहिए 1,800 रुपए और एक बार आंसर आना चाहिए 2,000 रुपए। तो हमको कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम बॉन्ड पर x रुपए तथा द्वितीय बॉन्ड पर 30,000 माइनस x रुपए निवेश किए जाते हैं। अगर निवेश किए जाते हैं तो हम इसको क्या है, मैट्रिक्स में बना लेते हैं। तो इसकी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स आएगी x और 30,000 माइनस x। ठीक है बात। अब प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है, प्रश्न में या प्रश्न से प्रथम तथा द्वितीय बॉन्ड्स की ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर क्रमशः 5% तथा 7% है। ठीक है, तो इसकी ब्याज दर को हम 5% और 7% एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहें तो 5/100 और 7/100 रुपए होगा। ठीक है बात, हाँ या नहीं। ठीक है, अब यदि मैं कुल ब्याज की बात करूं, कुल ब्याज बराबर क्या होगा, हमारे पास जो हमने बॉन्ड रखे हैं बॉन्ड में निवेशित रुपए मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड का ब्याज दर, इतना ही होगा। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि कुल ब्याज जो है वो हमारी वाई है। ठीक है, कुल ब्याज कितनी है, वाई। तो वाई बराबर, यदि मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो एक रो है और एक कॉलम है, तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है तो ये कुल ब्याज को हमको मैट्रिक्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे 5/100 धन 30,000 माइनस x गुणे 7/100। तो अब देखिए कि यदि दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 100 प्लस में 30,000 माइनस x इंटू 7/100। यदि मैं 100 एलसीएम लेके दूसरी साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा 100y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 को यदि मैं अंडर मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 3 जा 21, 4 टाइम 0 माइनस में 7 इंटू एक्स 7x। ठीक है, अब ये हुआ 100y इज इक्वल टू 5x माइनस 7x करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का
2,10,000 रुपए। ठीक है, मुझे एक्चुअल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना निवेश करना है, और वाई जो है वो मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं 2x को दूसरी तरफ ले जाऊंगा और 2,10,000 माइनस 100y कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम और सिंपल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2,10,000 में से 2 को भाग देंगे तो बचेगा 1,05,000 रुपए, और माइनस में 100 में से 2 का भाग देंगे तो बचेगा 50y। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हमको y की वैल्यू पुट करनी है। y क्या है, y है टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज। अब कुल ब्याज यहां हमको दो दशा में दिया हुआ है, दो केस में दिया हुआ है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, जब y की वैल्यू क्या हो, 1,800 रुपए हो, मतलब कुल ब्याज जो है वो y है, और वो कितना है, 1,800 रुपए है। ठीक है, तो समीकरण 1 से आप क्या देख पाएंगे, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 1,05,000 माइनस 50 गुणे 1,800 रुपए। ठीक है, तो ये 1,05,000 माइनस, पहले तो 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 जीरो हो गए, और 18 पंचे हो जाएगा 90, तो ये हो गया 90,000 रुपए। ठीक है, 1,05,000 में से 90,000 चला जाएगा तो हमको क्या बचेगा, 15,000 रुपए बचेगा। तो x बराबर आ गया 15,000 रुपए। ठीक है, और x क्या था, x हमने माना था प्रथम बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 15,000। तो यदि x की वैल्यू 15,000 है तो 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 15,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब व्यापारी संघ को फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपए तथा सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, जब हमको 1,800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है भाई, अब हम केस दूसरा देखते हैं। केस दूसरे में क्या बोलता है कि y बराबर आपके पास 2,000 रुपए है। ठीक है, 2,000 रुपए मतलब क्या, y बराबर 2,000 मतलब आपका कुल ब्याज एक साल का 2,000 रुपए मिलेगा। तो फिर पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1,05,000 माइनस 50 गुणे 2,000 रुपए। ठीक है, तो 1,05,000 माइनस, यहां पहले 4 जीरो लगा देते हैं हम, और 5 दूनी हो जाएगा 10, मतलब 1,00,000 रुपए। 2,000 गुणे 50 क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। तो 1,05,000 में से यदि 1,00,000 चला जाएगा तो हमको बचेगा केवल 5,000 रुपए। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई है, प्रथम बॉन्ड में निवेशित वैल्यू। अगर x की वैल्यू 5,000 है तो 30,000 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25,000 रुपए। ठीक है बात, यदि प्रथम बॉन्ड में हम 5,000 निवेश कर रहे हैं तो द्वितीय बॉन्ड में हमको कितना निवेश करना पड़ेगा, 25,000 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 रुपए। ठीक है, और द्वितीय बॉन्ड में 25,000 निवेश करने पर व्यापार संघ को 2,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है बात, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। और x क्या है कि हम 30,000 रुपए को दो बॉन्ड्स में से कैसे डिवाइड करें कि हमको एक बार 1,800 रुपए का प्रॉफिट हो और दूसरी बार में हमको 2,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है बात, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन शास्त्र की विज्ञान की बुक है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र विज्ञान की बुक है।
इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः हमको 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक दिया हुआ है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब अल्टीमेटली हमको ये चेक करना है कि भाई दुकानदार को इन बुक को बेचने पर कितना रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन उनके कॉस्ट से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को रो मैट्रिक्स में ले लेंगे और इनके कॉस्ट को या विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स में ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकों की संख्या हम मान लेते हैं रसायन विज्ञान में पुस्तकों की संख्या कितने दर्जन है, हमको दिया है 10 दर्जन। ठीक है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो 10 दर्जन में कितनी हो जाएंगे, 10 गुणे 12 बराबर 120 पुस्तकें। ठीक है, यही सेम चीज हम किसके साथ करते हैं, रसायन विज्ञान के बाद भौतिक के साथ। ठीक है, भौतिक विज्ञान में कितनी पुस्तकें हैं भाई, भौतिक विज्ञान में 8 दर्जन पुस्तकें हैं, 8 दर्जन। तो 8 गुणे 12, तो 12 अट्ठे 96 पुस्तकें हो गई। ठीक है, साथ में अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं हमारे पास 10 दर्जन। तो 10 दर्जन पुस्तकें कितनी हो गई, 10 गुणे 12 बराबर 120 पुस्तकें। ठीक है, तो यदि हमारे पास इतनी पुस्तकें हैं तो हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स से बनाते हैं। ठीक है, तो माना ए पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, 120, 96 और 120। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम इनके पुस्तकों के विक्रय मूल्य पे चलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है, 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स से दर्शाते हैं। तब माना अवयव बी पुस्तकों के विक्रय मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को दर्शाता है, तो बी बराबर कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं हम 80, 60, 40। ठीक है, तब दुकानदार द्वारा प्राप्त कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर ए इंटू बी। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। पहली मैट्रिक्स क्या है, पहली मैट्रिक्स है 120, 96, 120 तथा दूसरी मैट्रिक्स क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है 80,
60, 40। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, हम यहां कोई सी मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि विक्रय मूल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो सी बराबर 120 गुणे 80 कितना होगा? 12 अट्ठे 96 प्लस, तो यहां क्या होगा? ये आ जाएगा 0, 6 6 जा 36, तो बचेगा 3, और 9 6 जा होता है 54, और 3 57 प्लस 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 4800। तो सी बराबर अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 0, 6, 7 और 6 हो जाएगा 13, और 8, 13 8 21, तो 1 आ जाएगा, 2 बचेगा, तो 9 2 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 4 20। तो ये हमको 20,160 रुपए का बिक्री होगी। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा जो प्राप्त कुल विक्रय मूल्य होगा वो होगा 20,160 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इस जो अध्याय हमारा उसके लास्ट दो क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हमको दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, n/3 तथा p/k कोटियों के अवयव। अब हमको इस जो इंफॉर्मेशन है इससे हमको दोनों क्वेश्चन 21 और 22 सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर परिभाषित हो तो एन के और पी के बीच में क्या संबंध होगा? ठीक है, तो पहले हम चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देते हैं जितना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है? पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी बाई के। ठीक है, पी बाई के। एंड वाई, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3/k। ठीक है, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है? डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n/3, n/3। एंड लास्टली वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3/k। ठीक है, तो अब यहां पास हमको क्या बताना है कि n में, k में और p में संबंध क्या होगा। तो भाई हमको पता है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उनका करस्पॉन्डिंग जो सॉरी जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ठीक है बात। तो और दूसरी बात, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इट मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पास आप देख सकते हो पी वाई जो दिया हुआ है, पी और वाई, तो पी का जो के है, पी का जो के है और वाई का जो 3 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब जहां जहां के की वैल्यू 3 है वही ऑप्शन सही होने की संभावना है, बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ के बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा, और के जो है वो स्वेच्छ भी नहीं होगा, के की फिक्स वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यदि मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो पी वाई जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा पी इंटू के, और के की वैल्यू है 3।
तो ये वाला k और ये वाला 3 कैंसिल, तो p बाई k आता, k की वैल्यू आ गई 3 प्लस WY जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो जाएगा n बाई k। ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, 3 है। तो अब मैंने पहले ही बताया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो अब यहां पास अगर ये p बाई 3 ऑर्डर का है और ये n बाई 3 ऑर्डर का है, बट इनका एडिशन हो पा रहा है, इसका मतलब p की वैल्यू n के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि p बाई 3 और n बाई 3 बराबर होंगे, है ना, इसलिए p और n की वैल्यू बराबर। ठीक है, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बट जितनी भी होगी तो हमेशा बराबर होगी। तो अब ए और बी सी में देखो क्या मिल रहा है संबंध, k की वैल्यू 3 है और p बराबर n है, तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा और p हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यदि n बराबर p हो तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि कितनी है? तो हम यही बात देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, n और p बराबर होंगे 10 7x माइनस 5z। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ x का ऑर्डर कितना है। x का ऑर्डर दिया हुआ है भाई 2 बाई n। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाई n माइनस 5z। z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर है 2 बाई p, 2 बाई p। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही बोला है कि n जो है वो p के बराबर है, तो अब हमको इस पूरे की कोटि बतानी है। ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होता है जब ओवरऑल मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। तो ये 2 बाई एन माइनस 5z 2 बाई पी है, तो 2 बाई एन जो है वो 2 बाई पी के बराबर होना चाहिए, और हमको क्वेश्चन में ही दिया है कि जो p है वो p है जो वो n के बराबर हो। तो अब हमारा ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन देख लो जहां या तो 2 बाई एन दिया हो या तो 2 बाई पी दिया हो, वही हमारा आंसर होगा। तो p बाई 2 पहला गलत है, 2 बाई एन बिल्कुल सही है, n बाई 3 गलत है, p बाई एन गलत है। तो हमारे इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन देखे, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 21, 22 जो है वो ऑब्जेक्टिव थे। ये सारे क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, फिर भी यदि आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके पहले बहुत सारे हमने 3.2 के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें हमने सारा 3.2 को कवर किया। अगर आपने उन वीडियोस को अभी नहीं देखा है तो नीचे प्ले लिस्ट से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप वीडियो में यहां तक बने हैं, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मैट्रिक्स का जो नया टॉपिक है ट्रांसपोज वगैरह उसके बारे में हम देखेंगे। देन उसके बाद हम 3.3 करके मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए सीधा कोचिंग क्लास के साथ और आने वाली वीडियोस को, पिछले वीडियोस को देख के आप अपना 12th का बेस क्लियर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय।